और एक और मुझे आपकी आवाज में नजर आता है, ये मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और मुझे ये भी बताइए, अगर आपको एतराज ना हो, कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में दोनों लोग। मेरा तो मैं शुरू में तो ये कहूँ, मैं बीपीएल कैटेगरी से आती थी। भैया ने जॉब पकड़ा, वो ऑल्दो भैया पढ़ाई करना चाहता था लेकिन घर की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उसने पढ़ाई छोड़ करके जॉब किया। तो जापानीज़ लैंग्वेज उसने सीखा, तो वहाँ जॉब कर रहा था। बस उसके चलते ही मैं ये भी मानती हूँ कि मैं आगे पॉलिटिक्स कर पाई, क्योंकि मैं तो बीए सेकेंड ईयर से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ा के ताकि घर से एक पैसा 2017 से आज तक मैंने नहीं लिया। भले दिवाली आएगा तो कुछ छोटा मोटा पैसा जुटा करके ट्यूशन का मैं कुछ भेज दिया करती ताकि लोग खुश रहे घर पे। एक होता नहीं, खुशी का माहौल आप देते हैं। तो पापा मेरे ऑटो चलाते थे और उसके बाद धीरे धीरे मामा जी से काम सीखा। तो होता है ना ज़मीन का रसीद कटवाना ब्लॉक में, तो वो काम करते हैं। और जो मम्मी है वो होम मेकर है। तो पढ़ाई तो मम्मी की 4th क्लास के बाद नहीं हुई, क्योंकि नाना जी का भी मर्डर हो गया था, तो इस चलते मम्मी का कुछ नहीं हो पाया। और पापा का ये रहा कि कहते हैं ना कि पैसे से अमीर नहीं पर मूल्यों से बहुत अमीर है परिवार। हमेशा से पापा का था, जन्म भी नहीं मेरा हुआ तो सोच रहे थे कि बेटी को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कर्ज लेना पड़ेगा लेकिन पढ़ाएंगे। तो किसी तरीके से मतलब उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके मुझे जेएनयू तक पहुंचाया है। तो मैं तो ताउम्र कहेंगे कि इन्हीं की शुक्रगुजार होंगी। तो खास तौर पर मम्मी से ज़्यादा मैं अभी भी कहती हूँ पापा की, क्योंकि मम्मी कई बार होता है कि उनका परिवार कहता था कि क्यों बेटी पे इतना खर्च कर रही हो, बेटा को पढ़ा लो, इसको सरकारी स्कूल में डाल दो। पापा कहते थे नहीं, कुछ भी हो जाए हम मर जाएंगे लेकिन उसको पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ना चाहती है। और हम इसके पापा होने के चलते मेरा जिम्मेदारी है कि उसको पढ़ा के आगे बढ़ाए, कि जीवन में कहीं भी ये पहुंच जाए तो ये न रहे कि इसका पापा इसके लिए कोई कमी छोड़ा। सलाम है आपके पेरेंट्स। तो आप बताइए। हमारे भी परिवार की ऐसी कुछ कहानी है। हम तो सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार में करोड़ों रुपए होते, ठीक है, और वो करोड़ों रुपए ये कहते कि परिवार वाले कहते कि आप ये 18 साल की हो गई, आपकी अब शादी कर देते हैं, नहीं आप यहाँ पढ़ेंगी, आप वहाँ नहीं जाएंगी, या पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, या आप आरजेडी नहीं जुड़ेंगी, तो ये पूरी तरीके से अगर हमको एक डिक्टेट किया जाता, या जो सोसाइटी जैसा नॉर्म्स बना हुआ है ऑलरेडी उसमें ढाल दिया जाता, जैसे हर बेटियों के साथ लगभग आज अभी इंडिया में हो रहा है, तो हमको लगता है कि मैं सबसे गरीब परिवार की होती, सबसे गरीब परिवार की होती अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता। लेकिन परिवार में कोई संघर्ष नहीं था कि हमारी बेटी टीवी पे नहीं जाएगी, नेता नहीं बनेगी, इसको लेकर ये डर था एक ऐसा डर था, क्योंकि पारिवारिक में हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो मुंबई में रहते थे, सासाराम से फिर निकल कर मुंबई में गए हुए थे, वहाँ मिल था तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब वो करने लगे थे, सरकारी जॉब होता था पहले मिल्स में। फादर भी मेरे वहीं रहने लगे थे, बाद में हम लोग आकर जौनपुर में फिर रहे, वहाँ पर मतलब जमीन वगैरह थी। तो उसके बाद हम लोग वहीं पढ़ाई किए, गांव के स्कूल में पढ़ाई किए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए। हम 3 बहन और 1 भाई हैं, तो सबने वहीं पर पढ़ाई की। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। तो ये डॉक्टर क्या, हम घर से ही प्रिपरेशन किए। यूपीसीपीएमटी हुआ करता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो अखिलेश जी उस समय सरकार में थे और पेपर लीक हो गई थी, वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि उसी साल मैंने बीएससी दिया था, बीएचयू का, और बीएचयू का बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में हो गया। तो फिर मैं वहाँ पर ज्वाइन कर ली बीएससी। फिर वहाँ से मेरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी हुआ, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमएससी हुआ, अलग अलग साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो मैंने एक अपने प्रोफेसर को फ़ोन किया, मैंने बोला मैम मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है और मैं तो जाना तो जेएनयू चाहती हूँ, लेकिन घर वालों का एक डर है जो हवा बना दी गई है जेएनयू के बारे में ना, कि ऐसे नक्सल रहते हैं, गुंडे रहते हैं, बदमाश रहते हैं टाइप का। और उसके अलावा ये भी कि बहुत आजाद ख्याल लोग रहते हैं, और लड़कियां हाथ से निकल जाएगी और अपनी पसंद से शादी करेंगी। अपनी पसंद से शादी करेंगी आप क्या? लग रहा है दोनों को। नहीं, मैंने तो शादी के बारे में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मेरा ये है मानना खुद ही कि दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एक तरीके से कि आपको फैमिली के स्ट्रक्चर में उससे जाना पड़ेगा भीतर। आप तो बहुत विद्रोही हैं। तो मेरा ये मानना है, अभी तो फिलहाल मेरा इसमें कोई कहीं से कोई रुचि नहीं है। ये है कि एक आवाज ऐसी बने कि हर महिला साथ आए, और सब जिसको वो कहते हैं ना बेशरम महिलाएं, तो ये जो बेशरम महिलाओं से आपको डर है, ऐसी और बेशरम महिलाएं तैयार हो, आप काफी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा उससे। दोनों का चुनाव लड़ने का कोई इरादा है आपका? चुनाव लड़ने का, देखिए एक बात बहुत क्लियर है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है।
तो अगर मुझे बाद में भी मौका मिलता है पढ़ने जाने का, मैं हार्वर्ड में भी ट्राई कर रही हूँ, एक इंटरव्यू भी दी हुई हूँ, लेकिन आफ्टर इलेक्शन मैं उस पर सोच सकती हूँ। लेकिन पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी, वो चाहे चुनाव लड़ने का हो, नहीं लड़ने का हो, प्रवक्ता रहने का हो, एक कार्यकर्ता बन के रहने का हो, क्योंकि हम उस समय एक पीएचडी स्कॉलर थे जब हमें प्रवक्ता बनाया गया, और पार्टी से फोन आया कि आप लोग को हमें, क्योंकि हम बोलते रहते थे कैंपस में ना जब प्रोटेस्ट वगैरह होता था, तो आप लोग को प्रवक्ता बनाया जाता है। तो आप इमेजिन नहीं कर पाते एक समय के लिए, मतलब मजाक तो नहीं चल रहा मेरे साथ वो भी नेशनल प्रवक्ता, ऐसे कैसे, है ना। तो अगर बिना मांगे पार्टी हमें इतना देती है, तो हमें नहीं लगता कि हमें पार्टी से मांगने की जरूरत है।